सी एडवांस कंट्रोल ऑफ ड्राइव्स, एडवांस कंट्रोल। सर ये रिकॉर्डिंग में सर एक मतलब डाउट है कि सर डाउनलोड हर कोई कर सकता है कि सर आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा? यार मैंने ऐसा देखा है आयुष कि आयुष आनंद बोल रहा है कि जब मैं करता हूँ, है ना, जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, और आपको जो लिंक शेयर करता हूँ वो आप खोल पाते हो क्या? सर जैसे कोई भी रिकॉर्ड कर रहा है वो हम एक्सेस तो कर पा रहे हैं, पर अगर कोई सोचे कि वो 10 दिन बाद डिलीट हो जाएगी, उससे पहले अपन डाउनलोड कर ले तो वो नहीं होती है। तो ऐसा करो ना, पैरेलल रिकॉर्डिंग नहीं सकती, जैसे मैं रिकॉर्डिंग अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं सर, एक तरह से रिकॉर्ड नहीं होती, जैसे मैं भी करूंगा ना तो आपके साइड से कट जाएगा। अच्छा, मैं एक काम करूंगा, रिकॉर्डिंग में कर लूंगा और रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं लेक्चर्स को यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, है ना? यूट्यूब पे तो लंबे समय तक रहते हैं ना लेक्चर्स। हाँ सर, वो तो लाइफ टाइम रहेगा। हाँ, तो मैं जितने भी रिकॉर्डिंग करता हूँ वो सब मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मेरा यूट्यूब डिपार्टमेंट है वो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो क्योंकि हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को ये दिखाना है, हमारा जो असेसमेंट होता है ना एनबी और में हमको दिखाना पड़ता है कि आपने कितने ई कंटेंट्स किए, समझ मेरी बात? रिकमेंडर teaching improvement in teaching learning process, that's why. So anyways, नहीं, so क्योंकि let us start. दिक्कत ये है कि हाँ बोलिए। लोगों के पास मतलब कोई बुक नहीं है, तो हम पढ़ते हैं इंटरनेट से ही है, तो हम लोग जो आप पढ़ाते हैं उसको गूगल पे सर्च करके ही कंटेंट पढ़ते हैं, क्योंकि जो बुक बताई है जैसे वो जेबी गुप्ता तो वो तो मिल नहीं रही थी, तो इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। मेरे पास एक काम करूंगा, अपन ऐसे करते हैं, जेबी गुप्ता की बुक मेरे पास रखी हुई है, अब उसको या तो स्कैन करें, बहुत सारे पेजेस हैं, लेकिन मैं चैप्टर वाइज आपको स्कैन करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करा, है ना? मेरे घर में स्कैनर नहीं, भी जैसे है। मैं हम लोग ऐसा चाहते थे, जैसे मतलब पिछले सेमेस्टर में भी जब ऑनलाइन हुआ था, 4th सेमेस्टर में, तो थापर सर क्या करते थे कि जैसे जो बुक है जो उनको लगता था ये कंटेंट काम का है, तो या फिर उस बुक से करके हाथ से लिख के अपलोड कर देते थे, या फिर उस पेज का पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट होता था, सिर्फ उस पेज को स्कैन करके अपलोड कर देते चैप्टर वाइज या टॉपिक ठीक वाइज, है, तो मैं कर पढ़ने में सकता हूँ सब। आपके लिए, मैं आपके लिए कर दूंगा, ये कर दूंगा आपके लिए, ठीक है? थैंक यू। मैं पूरी बुक नहीं करूंगा, बुक के जो खास खास चीजें हैं उसको मैं स्कैन करके पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ओके? ओके, so यस सर। so now we are going to start the next topic, which is common to electric drive, which is common to electric traction, which is common to hybrid electric vehicles. तो हमारी जो लास्ट यूनिट है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बेसिकली उसका मैंने चेंज कर दिया, अब उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि अगर हम क्लासिफिकेशन देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुराने जमाने की बात हो गई है। नाउ पीपल आर गोइंग फॉर ऑल इलेक्ट्रिक, so all of you may be aware of the fact that what is the hybrid electric vehicle। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम इसको एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में, तो we will not be going into the details more, but जो थ्योरेटिकल पोर्शन है क्या क्या आएगा उसको डिस्कस करेंगे, और मैं अभी उस पोर्शन से कंटिन्यू कर रहा हूँ जिस पोर्शन को ड्राइव भी आप यूज कर सकते हैं, ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो right now I'm sharing the screen. My screen shared. Screen. Right. So today's lecture is based on advanced control of electric drive. Advanced control of electric drives. आवाज क्लियर नहीं है। Okay, I'll do it. Today's lecture is based on advanced control of electric drive. मैं इसको आवाज कर क्लियर करने के लिए नेटवर्क को चेंज करता हूँ अपने, तो 2 मिनट लगेगा मुझको। अभी भी क्लियर नहीं है? सो पहले से बेटर है। हाँ यार, मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ जियो का, जियो 5 यूज करता हूँ, फिर कभी कभी मैं टीफरिंग कर लेता हूँ, तो मैं एक दूसरे नेटवर्क पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, सो कैन यू सी द स्क्रीन राइट नाउ? यस सर। So today we are going to see advanced control of electric drives. Now what we are going to study this, ये हम क्यों पढ़ना चाहते हैं?
because this topic is common both for your traction how and is common for electric vehicles. तो हम ये कह सकते हैं कि हम हमारा लास्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं. It is more of, I can say that I'm starting electric vehicles. और electric vehicles में हम ये वाला टॉपिक शुरू कर रहे हैं. So we all know that what are the major components of an electric vehicle are. So the major component of electric vehicles are, first of all, a battery source. Second is a power management system. Third is a motor, obviously, motor or motors, and rollers. Besides that, charging facilities may be on board or off board. So I can say that इस पोर्शन में हम ये वाला पार्ट अभी शुरू कर रहे हैं. So we are going to see what are the different types of motors that are available in electric vehicles. What are the some common control strategies that are adopted in electric vehicles, and what is the latest, what has been the latest development in the area of electric drives. So I can say that we are talking about latest developments in electric drives. So some of the latest developments in electric drives which are pertaining to electric vehicles or traction are: number one, advanced dynamic control. I will be discussing on this topic. Advanced dynamic. इस category में we will see closed loop control of drives. Now I will just ask you a simple question. आप लोग control system पढ़ रहे हैं, isn't it? So you very well know what is the difference between closed loop control and open loop control. I hope you know the difference between closed loop control and open loop. So a general block diagram for any closed loop control is there is a reference input, there is controlled output, there is plant, there is output, there is feedback. So this is the basic philosophy of closed loop control. Now we are going to see a practical example of how electric motors are controlled in closed loop way, and how these electric motors, when they are controlled in closed loop way, can be utilized for practical applications such as electric traction and electric vehicle. So I am starting this topic, that is closed loop control of DC drives, DC motors, closed loop control of DC motors. DC motors. Always remember, any closed loop strategy starts with the speed control loop. So you will have a reference speed NR with a star reference speed. Like in a closed loop control scheme, it has to be compared with actual speed. Then the error in speed. This error in speed, it has to be processed by some processor, और इसका टेक्निकल नाम होगा स्पीड, whatever you बोल सकते हो. अब मुझे पता नहीं कंट्रोल सिस्टम में आप यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे. इट इज predominantly a PI type. Have you heard of PI control? शायद कंट्रोल सिस्टम में पहुंच गए यहाँ तक. सर अभी नहीं पूछे वहाँ. ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ. वहाँ टेक्निकलिटीज तो मैडम पढ़ा दी कंट्रोल सिस्टम. PI कंट्रोल का मतलब होता है प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल. I will explain you in this way. Okay. Why this PI control is required. Suppose
you are having a drone, a closed loop example. Suppose you are having a drone. There is a drone, and let us say it is lying on the ground. You have to hover this drone, let us say to 100 feet. You have to hover this drone to a height of 100 feet. Hovering means what? इसको 100 फीट पर ले जाकर इसको थमना चाहिए. ऐसा एक प्रोग्राम आप ऐसा इसको कंट्रोल चाहते हैं. What we'll do is इसमें जो प्रोपेलर्स लगे होंगे, उन प्रोपेलर्स में जो मोटर्स लगी होंगी, जो मोटर्स होंगी, उनके जो कंट्रोलर्स होंगे, उनको जो कंट्रोलर होगा उसको कुछ इस तरह से प्रोग्राम किया जाएगा कि राइट नाउ द ड्रोन is at ground, which is at 0 feet. It has to achieve a height of 100 feet. So the difference between 100 feet minus 0 feet is 100 feet. It is a big error in position, isn't it? मेरी आवाज नहीं कटे तो आप बता देना. ठीक है? What I am explaining to you is PI control, proportional plus integral control with a practical example. समझ में आया मेरी? Yes or no? Yes, sir. Yes. Because quickly I have to go to this part, PI control. तो क्या होगा कि इसको प्रोग्राम इस तरह से किया जाता है कि the drone is lying at ground 0 feet, it has to reach at a height of 100 feet, so there is an error of 100 feet. These drones are programmed in such a way that this drone, if this drone has to be lifted, then the lifting force will be given by this propeller. ये जो पंखे हैं इनसे दी जाएगी. And let us say that हमने एक छोटा सा एल्गोरिथम लेके अगर ये प्रोपेलर 1000 RPM पर घूमते हैं तो ये इतनी लिफ्ट पैदा कर देते हैं कि ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है. 1000 RPM पर ये पंखे अगर घूमना शुरू हो जाते हैं, लिफ्ट इतनी पैदा हो जाएगी कि ये धीरे धीरे ड्रोन ऊपर उठना शुरू हो. इनिशियली जब ड्रोन ग्राउंड पर था तब आप क्या एक्शन चाहते कि क्विकली ऊपर उठे, तेजी से ऊपर उठे, और जैसे 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 डिजायर्ड स्पीड तक पहुंचता जाए और उस स्पीड और उस लेवल पर पहुंच के 100 फीट के लेवल पर पहुंच के नीचे पहुंच जाए. that is desired by us. Now proportional control is, it means nothing but if you have a big error between the desired value, then that big error should create a controlling signal in such a way that that controlling signal should eliminate that error. मतलब आपको चाहिए था कि आप 100 फीट पर पहुंचे, आप अभी ग्राउंड में 0 फीट पर हो, तो desired position थी 100 फीट, actual position is 0 feet, so there is error of 100 feet. So this big error of 100 feet should create a big controlling force so that this error could be minimized. And what could be the controlling force? The controlling force would be the speed of this propeller fan. पंखों को जितनी तेजी से आप घुमाओ उतनी तेजी से ऊपर उठेगा. So this is an example of a proportional control. So I write a simple algorithm that if there is an error of 100 feet, let the fan run at a speed of 1000 RPM, linear. जैसे जैसे ये ड्रोन ऊपर की तरफ उठता जाएगा तो ये 100 से 90 फीट होता जाएगा, है ना. लेट दैट स्पीड बिकम्स 90, दैट एरर बिकम्स 90 फीट. हमने एक छोटा सा एल्गोरिथम बना दिया कि भाई जब तक ये ड्रोन लगभग 0 फीट से उठकर कम से कम 100 फीट नहीं, ये 95 फीट तक पहुंच जाए, तब तक ये उसी स्पीड से घूमता है 1000 RPM से इसके सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है.
Hello. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So we were on this proportional plus integral control. Proportional plus integral control कहता है कि जितना एरर हो उस एरर के प्रोपोर्शनल की तेजी से कंट्रोलिंग फोर्स मिले जो कि उस एरर को कंपनसेट कर सके। ड्रोन के केस में ड्रोन जब ग्राउंड पे था तो उसकी डिजायर्ड पोजीशन और उसकी ग्राउंड पोजीशन में 100 फीट का डिफरेंस था। इसकी वजह से उसके पंखों को प्रोपेलिंग फोर्स इतनी मिल गई कि उसने ऊपर उठना शुरू किया। जैसे जैसे ड्रोन ऊपर उठता जाएगा तो उसका एरर डिजायर्ड पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन के बीच का एरर कम होता है। तो हमने एक छोटा सा एल्गोरिथम ये बनाया कि एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच जाए 90-95 फीट तक, तब तक वो इसी 1000 आरपीएम से उसके प्रोपेलर घूमते रहे ताकि वो डिजायर्ड पोजीशन पर तेजी से पहुंचे। जब वो 95 फीट पर पहुंच जाएगा तब डिजायर्ड पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन के बीच में केवल 5 फीट का डिफरेंस। अब ये छोटा सा एरर जो है, क्योंकि आपने एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाया कि एरर के प्रोपोर्शनल आरपीएम होना चाहिए। जब तक एरर बड़ा था तब तक तो आरपीएम 1000 आरपीएम, लेकिन जब एरर छोटा होना शुरू हुआ तो आरपीएम कम होना शुरू हुआ, पंखों की गति धीमी होना शुरू हुई तो वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। लेकिन टेक्निकली जब वो 100 फीट पर पहुंच जाएगा तो एरर 0 हो जाएगा। समझ में आया? 100 फीट पर पहुंचेगा तो क्या होगा? The position between the difference between the actual position and desired position will be 0. हमारा कंट्रोल एक्शन क्या कह रहा था कि जब एरर 0 हो जाए तो कंट्रोलिंग फोर्स भी 0 हो जाना चाहिए। तो टेक्निकली तो ये होना चाहिए कि हमारे एल्गोरिथम के हिसाब से उसके पंखे बंद हो जाना चाहिए। तो जैसे ही वो 100 फीट पर पहुंचेगा तो उसके पंखे बंद हो जाएंगे। पंखे बंद हो जाएंगे तो झट से नीचे आएगा। झट से नीचे आएगा तो फिर उसका पोजीशन जो है डिजायर्ड पोजीशन से नीचे पहुंच जाएगा। जब नीचे पहुंचेगा तो फिर एरर बढ़ जाएगा। एरर बढ़ जाएगा तो पंखे फिर घूमना शुरू हो जाएंगे। So what will happen is, in such a case, you will see that your drone will be jumping up and down. मेरा sound clear? Yes, sir. This is something which is undesired and closed loop. Your drone will be 100 feet के आसपास ऊपर नीचे ऐसे jump करेगा। आप चाहते थे कि बिल्कुल एक जगह स्थिर हो खड़ा। हम क्या करते हैं? एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाते हैं कि हमारा जो कंट्रोलिंग एक्शन में छोटी सी फिलॉसफी चेंज करी कि जो कंट्रोलिंग फोर्स है इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू एरर प्लस इंटीग्रल ऑफ एरर। पिछले एरर, इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनल टू एरर प्लस इंटीग्रल ऑफ एरर मतलब पिछले एरर जो वैल्यू थी उसमें नई वैल्यू एरर को जोड़कर उसके प्रोपोर्शनल कंट्रोलिंग फोर्स पैदा की। उससे फायदा क्या होगा कि जब आपका ड्रोन डिजायर्ड 100 फीट पर पहुंच जाएगा तो एक्चुअल पोजीशन और रेफरेंस पोजीशन में 0 डिफरेंस होगा। लेकिन पहले तो कुछ एरर था, उसकी हिस्ट्री तो थी क्योंकि वो नीचे से ऊपर आया था। तो पिछले एरर की वजह से उसमें इंटीग्रल एक्शन की वजह से उसके पंखों को इतनी ताकत मिलती रहेगी उस एल्गोरिथम की वजह से ताकि वो इस जगह पर टिका रहे। सो अगर आप सिंपल प्रोपोर्शनल कंट्रोल लगाते इसमें तो आपका जो ये ड्रोन था ये डिजायर्ड पोजीशन पर ऊपर नीचे से वॉबल करता है। लेकिन प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल लगाने से ये ड्रोन उस डिजायर्ड पोजीशन पर स्थिर रहेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पीआई कंट्रोल। कंट्रोल सिस्टम का जब आप इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो पीआई कंट्रोल इज नथिंग बट से दैट if you introduce a PI control, P plus I control, proportional means you are introducing constant K. Integral means you are introducing a term 1 by S. So when you are introducing a term 1 by S in your transfer function, you very well know that your type of the system changes. Type of system. Apply type and order. I hope you remember what is type and what is order. Yes, sir. है ना? Order of a system is the highest power of S in the denominator polynomial, है ना? And basically it gives us an idea of the closed loop pole of that system, isn't it? And type of a system gives an indication of the open loop poles at origin. You really want to say order of a system gives you an idea of open loop poles at origin. And it is needless to say that many of you will very well know that open loop poles at origin have a direct impact on steady state performance. Error constants पढ़े होंगे कि आपने पढ़े होंगे ना, position error constant, velocity error constant, and acceleration error constant. Have you studied those? I hope you have studied. Last में पढ़ा है ना? तो मैथमेटिक्स से समझें तो proportional plus integral control gives you a good steady state performance as well as dynamic performance. Proportional जो term है वो डायनेमिक फास्ट करता है और
इंटीग्रल टर्म जो है वो स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को रिमेंबर any closed loop controller should have two performance, steady state performance and dynamic performance. I hope you know the difference between steady state performance and dynamic performance. Steady state performance means there should not be any steady state error between the desired position and the actual position. Or in general way, I can say that your reference and your actual variable should be the same under steady state condition. This is an indicative of your good steady state performance. And what is the indication of a good dynamic performance? A dynamic performance means how far your output is following the input. That is your dynamic performance. If I draw I can say a graph between, let us say this is my output C and this is time T and this is my reference input R. So your output should follow the reference input and it should finally become equal to the reference. Best would be it would have been going this. But due to the presence of this proportional integral control, you will have such type of behavior and finally. So now coming to our main topic, that is closed loop control of our drive. Closed loop control of our drive. It always starts, you give a reference speed. Your reference speed is compared with actual speed and the error of speed is given to a speed controller, which is normally a PI control, proportional plus integral control. Now, control system की philosophy ये बोलती है, इस PI controller का जो output होना चाहिए, वो इस तरह का होना चाहिए, it should compensate this error. अब error किस के बीच में था? Speed के बीच में. हम चाहते थे कि machine 1000 RPM पर चले, machine अभी 1000 RPM पर नहीं है. तो उस desired error पहुंचाने के लिए हमें यहाँ पर जो मिलना चाहिए this variable, which should be that parameter or that variable which should compensate this error. And by common sense we know that speed के error को compensate करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? Agreed? Speed के error को compensate करने के लिए what you require? You will require torque in a motor. What is torque? Torque is the force, isn't it? And sound is clear. Clear है? Yes, sir. So, in any closed loop drive, your actual speed is compared with reference speed. Error is processed the PI controller, and this PI controller should give a command, that variable which should compensate this error. और जो चीज इस error को compensate कर सकती है वो torque की command. So that means the output of the PI controller should be a torque. I will take an example. For example, we were talking about a DC motor drive. Let us say this DC motor drive was placed in some electric car, or it may have been placed in some railway engine. मैं जो बात कर रहा हूँ, हमने शुरुआत यहीं से की थी कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं एडवांस सिंपल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स ये पढ़ रहे हैं, लास्ट के हिसाब से भी और ट्रैक्शन के हिसाब से भी, दोनों में इसकी जरूरत पड़ेगी. चाहे इलेक्ट्रिक कार हो चाहे ट्रैक्शन हो, आप क्या करोगे? उस मोटर को कमांड दोगे कि लेट दिस मोटर रन एट 1000 RPM speed. But motor is not actually running at 1000 RPM. It is right now. It is starting from 0 speed. So there is an error of 1000 minus 0, that is 1000 RPM. This error of 1000 RPM should, with the help of this PI controller, should generate a command. It should generate a command which should be in the form of a torque reference. मान लो मैंने एग्जांपल देखा कि ये मोटर मेरी लेट अस से 1 किलोवाट की थी. 1 किलोवाट की मोटर का फुल लोड टॉर्क 5 न्यूटन मीटर. तो अगर ये मोटर पूरा 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर दे तो इस मोटर में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो रोटर को तेजी से घुमा देगी, और जब वो तेजी से घुमा देगी तो मोटर में जो डिजायर्ड स्पीड थी 1000 आरपीएम वहां पर मोटर आगे पहुंचेगी. So this PI controller should be programmed in such a way that its output should be in this form, that it should give an output of plus or minus 5 meter. It should give an output of plus or fresh speed, reference speed minus actual speed
processed with a PI controller, and PI controller should give a command in the form of torque. In our case, it was 5 Newton meter. तो ये PI कंट्रोलर को ऐसा बनाना चाहिए कि इसका आउटपुट हमेशा +5 न्यूटन मीटर या -5 न्यूटन मीटर रहे, जब तक कि यहाँ पर एरर जो है उसकी मैग्नीट्यूड काफी बड़ा हो। जैसे जैसे एरर का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा तो इसकी टॉर्क कमांड भी कम होती जाएगी, क्योंकि उसको उतनी ताकत की जरूरत नहीं है। So in any closed loop drive, always remember, in any closed loop electric drive, whether it is a DC motor or an AC motor, right now we are talking about a DC motor. So in a DC motor, the basic philosophy is reference speed compared with actual speed, error processed with a PI controller, which is giving a torque command. Now, I want to control the torque. If I want to control the torque, the philosophy would have been I should have compared this torque which is required with the torque which is actual. इससे हम क्या कर सकते थे, इससे हम ये पता कर सकते थे कि मोटर को 5 न्यूटन मीटर के टॉर्क की जरूरत है। और 5 न्यूटन मीटर के टॉर्क की जरूरत क्यों है? क्योंकि मोटर को 1000 आरपीएम पर चलना था। मोटर अभी 100 आरपीएम पर ही चल रही है, इसलिए 1000 आरपीएम माइनस 100 आरपीएम 900 आरपीएम का जो एरर है, इस 900 आरपीएम के एरर को कंपनसेट करने के लिए मोटर को फुल टॉर्क पे चलना चाहिए, इसलिए मोटर को 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क पे चलना चाहिए। अगर मोटर 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देगी तो ये एरर कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन ये भी चेक करना है कि क्या मोटर 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर रही है या नहीं। So that means you have to compare the desired torque with actual torque. You have to compare the desired torque with actual torque. अब desired torque तो आपको PI कंट्रोलर से मिलेगा। Actual torque कहाँ से लाओ? Actual torque लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी जो DC मोटर है उसमें एक तो आपको स्पीड सेंसर लगाना पड़ा। स्पीड सेंसर क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि आपका जो शुरुआत में जो क्लोज लूप कंट्रोल में जो एक्चुअल स्पीड चाहिए थी आपको, उसमें ये वाली जो स्पीड थी हमारी, ये स्पीड कहाँ से आएगी? ये स्पीड आएगी मोटर में आपने एक स्पीड सेंसर लगाया। लेकिन इस स्पीड के एरर को कंपनसेट करने के लिए कितना टॉर्क पैदा कर रही है मोटर, वो करने के लिए आपको एक टॉर्क सेंसर लगाना है। So in your motor, unnecessarily you will have a speed sensor and torque sensor. Practically, it has been seen that if you are making, let us say, आप एक ड्राइव बनाना चाहते हैं और उस ड्राइव की मार्केट में कॉस्ट 20,000 रुपीज है, तो उसका जो स्पीड सेंसर होगा हार्डली 1000 रुपीज, लेकिन ये उसका जो टॉर्क सेंसर होगा ये बहुत प्रिसाइज इक्विपमेंट होता है, ये 1 लाख से ऊपर। So I used to narrate this example in most of my classes. That is like a shirt of 500 rupees with a button of 5,000 rupees. Sound is clear? Okay, break to नहीं हुआ? Yes? No? Sir, Yes. clear. Okay. So closed loop control of any drive. Closed loop control of any drive. We are studying the closed loop control of an electric drive, because an electric drive will be utilized in some practical examples. Those practical examples would be some industrial application for some electric car or some electric train engine. So closed loop control requires that you should have 2 control loops. One should be the speed loop, and which is known as outer speed loop, and there should be inner torque loop. तो टॉर्क लूप को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टॉर्क सेंसर की जरूरत पड़ रही है, जो कि बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो टॉर्क सेंसर अगर बहुत कॉस्टली हुआ तो आपका ये इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं हो पाएगा, ये क्लोज लूप कंट्रोल। इसीलिए क्या किया जाता है, डीसी ड्राइव में इस फिलॉसफी को थोड़ा सा और चेंज किया जाता है। एंड नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल डीसी ड्राइव where you give the reference speed, it is compared with actual speed. The speed error is processed by a PI controller. इसके बाद बता चुका हूँ। PI controller will generate a torque command कि कितना torque चाहिए. Then we will introduce one more control. PI controller may be
which will generate a proportional control signal proportional to this torque. Now we know that in any DC motor, torque is equal to some constant K into phi into I. So if I could have an independent control of this flux, if I can maintain the flux independently by some loop, then torque control is simply armature current. Torque can be directly controlled with the help of armature current. तो ये जो PI कंट्रोलर है, इस PI कंट्रोलर का आउटपुट जो मिलना चाहिए वो आर्मेचर करंट के रेफरेंस के लिए। इसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊं कैसे। ये मोटर को 1000 आरपीएम पर चलना, मोटर 100 आरपीएम पर चल रही थी, 900 आरपीएम का एरर होगा। 900 आरपीएम के एरर को कंपनसेट करने के लिए मोटर को 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, और 5 न्यूटन मीटर के टॉर्क को पैदा करने के लिए मोटर 5 एम्पीयर का आर्मेचर। Is it clear to you? This basic philosophy. So, what advantage you have got? Advantage क्या मिला? आपने टॉर्क लूप जो है उसको ओमिट कर दिया। क्या कर दिया आपने? यहाँ पे पिछले केस में आपने देखा था, पिछली स्लाइड में देखा था कि टॉर्क को टॉर्क से कंपेयर कराना पड़ता है, लेकिन अब आपने टॉर्क के पर्सनल करंट बना दिया मैथमेटिक्स की वजह से। 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करने के लिए मोटर में 5 एम्पीयर का करंट चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप लगा देंगे जो कंपेयर करेगा कि एक्चुअल करंट चाहिए था 5 एम्पीयर और मोटर वास्तव में कितना करंट फ्लो। दैट मींस वी हैव टू सेंस द आर्मेचर करंट। Is it clear to you? So if you want to sense the armature current of the motor, you will require a current sensor. You will require a current sensor, and thank God, a current sensor hardly cost 500 rupees. So, जहाँ पर torque sensor was costing 1 lakh rupees, you have saved that money to 500 rupees. Is it clear to you? Torque sensor was very costly, and why should we unnecessarily introduce a torque sensor if we could control the torque indirectly with some other parameter which could control the torque? Is it clear to you? So this is the basic philosophy of a closed loop control of a DC drive. I have told you that in a DC drive, the torque is a function of flux and armature current. You should have an independent control of flux. मतलब उस DC मोटर में एक कंट्रोल लूप और होना चाहिए जो ये डिसाइड करे कि मोटर को इतने फ्लक्स पर चलना था और एक्चुअल में मोटर में कितना फ्लक्स है, और उतने फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए आपको क्या कंट्रोलिंग सिग्नल चाहिए जिससे उस फ्लक्स को मेंटेन कर सके। ऑब्वियस है, अगर मैं ऊपर वाले लूप की बात करूं, shifting to the upper loop, it can be very well seen that changing the curve of my pen, it can be very well seen that मोटर को एक पर्टिकुलर डिजायर्ड आर्मेचर करंट चाहिए, मोटर उससे कम आर्मेचर करंट पर चल रही है, तो करंट के एरर को कंपनसेट करने के लिए हमको जो हमारी मोटर लगी हुई थी, मोटर जो भी पावर मॉड्यूलेटर था, पावर मॉड्यूलेटर हो सकता है AC टू DC कन्वर्टर या चॉपर, कुछ यूज करते। अगर वो AC टू DC कन्वर्टर होता तो उसका फायरिंग एंगल अल्फा चेंज करते, अगर वो चॉपर होता तो उसकी ड्यूटी साइकिल D चेंज करते, है ना। तो आपको एक छोटा सा एल्गोरिथम बनाना पड़ता कि इतने करंट के एरर को कंपनसेट करने के लिए लेट माय फायरिंग एंगल बी चेंज बाय दिस मच अमाउंट सो दैट माय मोटर कुड अचीव द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। The basic philosophy of closed loop control. This is the basic philosophy of closed loop control in a DC drive. Is it clear to you? Yes, sir. Now, your life is not easy because linearity is a very important aspect for any closed loop control application. But I can say due to hard luck, हमारे पावर मॉड्यूलेटर में लिनियरिटी का इक्वेशन नहीं बनता। वो कैसे है, आप फायरिंग एंगल अल्फा को चेंज करके डीसी आप इस मोटर को दिए जाने वाला डीसी वोल्टेज VDC चेंज करना चाहते हैं। बट हमको मालूम है कि अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुके हो
तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है Vm by pi 1 plus cos alpha या 2 Vm by pi cos alpha, यही होता है एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ एनी कन्वर्टर. So your output voltage is a function of alpha but not a linear function. समझ में आया कि नहीं? The average output voltage of your converter, the average output voltage of your converter is a function of your firing angle alpha, but there is not a linear relationship between your average output voltage and cos. इसको हिंदी में समझो कैसे है. 1000 आरपीएम की स्पीड को पैदा करने के लिए 1000 आरपीएम पे मोटर को चलना था. मोटर 100 आरपीएम पर चल रही थी, एरर 900 आरपीएम का था. तो एरर आरपीएम के एरर को कंपनसेट करने के लिए मोटर को 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क करना था. 5 न्यूटन मीटर के टॉर्क को पैदा करने के लिए मोटर में 5 एम्पीयर करंट फ्लो होना चाहिए था. अब हमने कंपेयर किया कि मोटर में क्या वास्तव में 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है या नहीं था. मान लो मोटर में 1 या 2 एम्पीयर करंट फ्लो, मोटर में करंट बढ़ना चाहिए. मोटर में करंट कैसे बढ़ेगा? उसमें दिए जाने वाले आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ाकर. अब आर्मेचर वोल्टेज को कौन बढ़ाएगा? फायरिंग एंगल अल्फा. आप क्या चाहते हैं कि आपके आर्मेचर करंट के मैग्नीट्यूड और फायरिंग एंगल अल्फा के बीच में लीनियर रिलेशनशिप. कैसे? 1 एम्पीयर करंट बढ़ाना हो तो 1 डिग्री फायरिंग एंगल बढ़ा दो, 2 एम्पीयर करंट बढ़ाना हो तो 2 डिग्री फायरिंग एंगल बढ़ा दो. तो इससे आपका कंट्रोल बड़ा लीनियर और स्मूथ होता है. लेकिन यहाँ टेक्निकली प्रॉब्लम क्या रही है? क्योंकि एवरेज आउटपुट वोल्टेज और कोस अल्फा के बीच में लीनियर रिलेशनशिप ही है, इसलिए आपका कंट्रोल नॉन लीनियर होता है. These are some of the practical problems. So again, what you have to do is, यहाँ पर आपको फायरिंग एंगल अल्फा की जो कमांड निकलेगी, उस फायरिंग एंगल अल्फा को डायरेक्टली आप स्टॉपर को नहीं दोगे, बीच में आपको एक ब्लॉक और लगाना पड़ेगा. You have to introduce one more block, और उस ब्लॉक का काम क्या होगा? It would give a relationship between this alpha and your average output voltage is linear. So you have to introduce mathematics so that non-linear equations becomes linear. Is it clear to you? So this is the beauty of a DC drive. This is the beauty of a DC drive. So what is the beauty of a DC drive? In a DC machine, since you have two different sets of windings. In a DC machine, you have two sets of winding. One is known as field winding. Another is known as armature winding. So torque is equal to some K phi Ia. If I could have a separate control of flux, then torque control would have been directly a control of armature current. और अगर आपने आर्मेचर करंट को कंट्रोल कर लिया तो टॉर्क कंट्रोल कर लिया, टॉर्क कंट्रोल कर लिया तो आपने स्पीड कंट्रोल कर लिया. तो इस तरीके से एक डीसी मशीन में आराम से क्लोज कंट्रोल इंप्लीमेंट किया जा सकता है इन ए वेरी फास्ट डायनामिक वे. इसीलिए पुराने जमाने में इलेक्ट्रिक कार्स में या रेलवे के इंजन में डीसी ड्राइव्स यूज किए जाते थे क्लोज लूप एप्लीकेशन. Then people start to do some more research. They thought that why shouldn't we replace a DC drive with an induction motor or an AC drive? Let us replace a DC drive with an induction motor and AC drive. मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ एडवांस कंट्रोल ऑफ ड्राइव्स फॉर ट्रैक्शन एंड ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. दोनों चीज पढ़ा हूँ. तो अभी अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखोगे तो चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो, मतलब रेल का इंजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो, दोनों में अब एक मोटर्स यूज होती है, एसी मोटर्स यूज. ये भी एक क्वेश्चन आता है हमारे लास्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स, or what are the different types of motors that are utilized for electric railway electric locomotive, isn't it? So अगर रेलवे इंजन की बात करें तो रेलवे इंजन में historically there were DC series motors. Now we are having 3 flush motors. पुराने जमाने में इलेक्ट्रिक कार्स में पहले डीसी मोटर्स यूज होती थी, फिर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स आई और आजकल इंडक्शन. So trend is shifting from DC to AC, DC to AC. So now, whether it is an industrial application, or it is an application of electric traction, or it is an application of electric vehicles, we are shifting from
DC drive to AC drive. But I have told you in my previous slides, which was very well explained here, in a DC drive, due to the decoupling of flux and current, क्योंकि DC machine है दो separate sets of winding होती है, जिनसे इंडिपेंडेंटली फ्लक्स को अलग से कंट्रोल किया जा सकता है और आर्मेचर करंट को अलग से कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए इनका डायनामिक कंट्रोल, इसीलिए डीसी ड्राइव को जिस स्पीड पर, जिस पोजीशन पर, जिस टॉर्क पर चलाना हो, जिस करंट पर चलाना हो, बड़ा क्लोज लूप कंट्रोल। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम ये आई कि जब हम शिफ्ट कर रहे हैं डीसी ड्राइव से एसी ड्राइव की तरफ, सो लुकिंग टू द न्यू स्लाइड, if we are going to shift from DC to AC, the challenges are, since in a DC drive there is a decoupled control due to field winding and armature winding, which results into an independent control of field current and armature current. In an AC machine, you don't have such controls. In fact, a polyphase induction machine has three sets of windings. एक तीन फेज की इंडक्शन मशीन जो होती है उसमें तीन वाइंडिंग होती है, and draw three phase currents IA, IB, IC. You don't have independent components such as field current and armature. Is it clear to you? Is it clear? Yes, sir. So, going into the advanced control topic, researchers found that if we could apply some mathematical transformation, and if we could resolve IA, IB, and IC into equivalent to such currents, which are equivalent to field current and armature current, then your life would be easy. So this transformation from three sets of variables to two sets of variables, this transformation is known as reference frame transformation, which is a very hot topic right now. And there are many such transformations available, readily available right now, which are being utilized by electric traction industry, electric vehicle industry. ये transformation होते हैं three phase to two phase stationary transformation. That means IA, IB, IC are in a stationary reference frame. They are being transformed into I alpha and IB stationary. दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है IA, IB and IC, which are in stationary normal. They are natural reference frame. They are being ID and IQ. दो ऐसे कंपोनेंट में उसको तोड़ देना जो स्टेशनरी नहीं है, घूमते। अब मैं आपको उसको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ। Let us say I am having a vector x. Find the component of x along x-axis, x cos theta. Find the component along y-axis, x sin theta. So I have resolved this component to two axes, isn't it? और हमारा जो coordinate system क्या है? I am having a stationary x-axis and I am having a stationary. Imagine करो कि you are having an xy system, यही xy system है बस, but this xy system is not stationary. ये खुद हवा में घूमता है. You get what I am saying? Imagine an xy system which itself is rotating in space, and you have to find the component of this x variable along this rotating xy systems. तो आपका जो थीटा है, ये थीटा एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है। इस केस में थीटा कांस्टेंट था, इस केस में थीटा वेरिएबल है। इसके ज्यादा डिटेल सुनना चाहते हुए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें कि स्टेशनरी वेरिएबल को रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करना होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है पार्स ट्रांसफॉर्मेशन। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो ये मिलता है कि जो आपके जो आर्मेचर थे IA, IB और IC, इनको दो वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ID और IQ, जो किसी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये ID बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे फील्ड करंट हो, और IQ वैसे ही बिहेव करता है जैसे आर्मेचर करंट। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। तो बस इस लेवल का आपको इतना ही समझना है। डू यू गेट माय पॉइंट?
I hope you are listening. Yes, sir. So don't worry about this mathematics. Simply understand. Mathematics, with the help of complex mathematics, you can inculcate the performance of an AC machine. You can inculcate the performance of a DC machine in an AC machine. क्योंकि डीसी मशीन में तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, एसी मशीन में आर्मेचर करंट और फील्ड करंट जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन हमने सूडो तरीके से आईए, आईबी और आईसी तीन फेज के करंट को मैथमेटिक्स की मदद से एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की मदद से उसको उसके कंपोनेंट्स इस तरह से निकाल लिए, उसमें दो कंपोनेंट थे ऑर्थोगोनल कंपोनेंट आईडी और आईक्यू, और इस सिलेबस के पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसका डेरिवेशन देखोगे तो सी दैट this IDQ becomes DC quantities and they behave the same as field current and armature. That means ID will control the flux of the induction machine and IQ will control the torque of induction machine. So isn't it a very good breakthrough invention? एक इंडक्शन मशीन के तीन करंट को टुकड़े करके उसमें से हमने वो निकाल लिया जो करंट फ्लक्स को पैदा कर रहा है, वो करंट को पैदा कर रहा है, और इस तरीके से आप फिर आपकी इंडक्शन मशीन को उसी फैशन में कंट्रोल कर सकते हैं जैसे डीसी मशीन। So this technology which I am talking about is known as field oriented control. This technology was developed in 1980s. This technology was developed in 1980s, and right now BHEL, Crompton Hughes, and all the big companies which are manufacturing electric engines for the locomotive, they are utilizing this. And all the electric car companies हैं जो इंडक्शन मशीन को यूज करती हैं इलेक्ट्रिक कार, उसी टेक्नोलॉजी यूज। So this technology was patented and developed by a German scientist, which is known as vector control or field oriented control. And this technology helps us to make your AC machine AC machine. So this topic जो मैंने आज आपको बताया है, it could be asked under 5th unit. What are the latest advanced control techniques for DC drives and AC drives? समझ में आ गया? Did you get my point? Yes, sir. So the last unit, which is electric vehicles, the electric traction में एक point topic, control of the motor force. So I am expecting this answer which is came to you right now. नेट पे सर्च करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा मिलेगा, मैंने उस वक्त सारा आपको बता दिया। हाउ क्लोज लूप डीसी मोटर्स आर कंट्रोल्ड इन क्लोज लूप, हाउ एन इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल्ड एट द सेम एज एन डीसी मोटर with the help of mathematics, with the help of these transformations, it's much better. So I am ending my class with this, and in the next class, क्योंकि मैंने फिर यूनिट शुरू कर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की और मोटर कंट्रोल देख लिया, थोड़ा मोटर कंट्रोल और देखेंगे, फिर इसके बाद हम देखते हैं किस टाइप की मोटर्स यूज होती है इलेक्ट्रिक कार्स, कौन कौन सी चार्जिंग टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है, किस चार्जिंग टेक्नोलॉजी के क्या फायदे और क्या नुकसान है। लास्ट यूनिट इज मोस्टली थ्योरेटिकल यूनिट, बट इट इज द लेटेस्ट यूनिट, तो आज के टाइम में बहुत रिलेवेंट है, बिकॉज़ after 20 to 30 years, who knows, the IC engine cars, IC engine vehicles will totally become obsolete and they will be totally replaced by all electric vehicles, है ना। इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, पहले इलेक्ट्रिक कंपनीज ने हाइब्रिड व्हीकल्स बनाए, हाइब्रिड व्हीकल्स जो दोनों से चलते हो, पेट्रोल से और इलेक्ट्रिक से भी। अब जब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ जाएगा तो लोग शिफ्ट कर जाएंगे और इलेक्ट्रिक पे, मतलब IC इंजन को पूरा खत्म कर domain of job and research will be open for electric engineers जो पहले historically traditionally जो mechanical engineering का डोमेन था वो अब electrical engineering का डोमेन होता है। and you will agree with me that जैसे मैंने बताया था कि एक इंडक्शन मोटर को डीसी मोटर की तरह कंट्रोल करने के लिए you should have a sound knowledge of mathematics, you should have a sound knowledge of power electronics, and you should have a sound knowledge of control system, and you have to implement all this with the help of digital controller. तो इसीलिए मैकेनिकल वालों के बस का ये काम नहीं बचेगा, आने वाला समय इलेक्ट्रिकल वालों का होगा। जिस आदमी को क्लोज लूप कंट्रोल पूरा आता है, जिसको पीआई कंट्रोलर डिजाइन करना आता है, जिसको रेफरेंस फ्रेम थ्योरी में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, जिसको लीनियर और नॉन कंट्रोल आता है,
they will be the demand of the day. So I hope my class was sufficient to give you an insight of electric vehicles. Should I end my class? Yes, sir. Any doubt, any questions? No. So I am leaving the class, and then you can mark your